जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि इस नए वर्ष में आपने अपने जीवन में जो भी लक्ष्य निर्धारित किए होंगे उनकी ओर और तेजी से आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा आपके माता पिता के जो भी सपने होंगे उनको भी आप पूरा करने में कामयाब होंगे। तो इसी के साथ में आइए 1 जनवरी 2021 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस राज्य में नौसेना के साथ मिलकर पहले एयरड्राफ्ट कंटेनर सहायक एनजी का सफल परीक्षण किया है? तो इसका परीक्षण अभी गोवा में तट के पास में किया गया, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि हमारे यहाँ का जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा हमारे देश की नौसेना के साथ में मिलकर के इसका परीक्षण किया गया है। कहाँ पर? गोवा में तट के पास। अब ये एयर ड्राफ्ट कंटेनर है क्या? तो इसके माध्यम से जो हमारे तटों के पास में सागर है, यानी कि जो पूरा ये समुद्र है, बंगाल की खाड़ी की बात करते हैं या फिर अरब सागर की बात करें या फिर नीचे हिंद महासागर की बात करें, इसमें जो भी हमारी शिप ट्रैवल कर रही हैं उनको अगर किसी प्रकार की सहायता की ज़रूरत होती है या फिर किसी प्रकार का कोई सामान भेजना हो गया तो उसके लिए ये सुविधा प्रोवाइड कराएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बात करते हैं कि इसे डेवलप किसने किया है। तो डीआरडीओ की 2 लैब हैं। एक का नाम है नौसेना विज्ञान और तकनीकी लैब, जो कि आपको विशाखापट्टनम में मिलेगी, और दूसरी है उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित हवाई वितरण अनुसंधान और विकास संस्थान। तो इन दोनों के द्वारा मिलकर के भारत के पहले एयरड्राफ्ट कंटेनर सहायक एनजी का विकास किया गया है। तो ध्यान रखेंगे आप, गोवा में अभी इसका परीक्षण किया गया है। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर। तो टेलीग्राम पर सिर्फ आपको सर्च करना है केवी गुरुजी और वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, जिसमें 13,000 मेंबर हैं उसी वाले को आपको ज्वाइन करना है। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु शोध केंद्र ने किस प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए रुदेनियम प्लेक थेरेपी को विकसित किया है? तो इसे विकसित किया गया है आई कैंसर के इलाज के लिए, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो जो हमारी आंखों का कैंसर होता है उसके इलाज के लिए यहाँ पर बार्क के द्वारा भारत की पहली स्वदेशी रुदेनियम प्लेक थेरेपी को विकसित किया गया है। अब रुदेनियम जो कि हमारा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसका परमाणु क्रमांक होता है 106। क्या होता है? 106। तो इसी के द्वारा अभी एम्स दिल्ली में पहले व्यक्ति का इलाज किया गया। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। बार्क की अगर हम लोग बात करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्थान है, तो भारत में जो नाभिकीय प्रोग्राम के जनक हैं होमी जहांगीर भाभा जी, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? होमी जहांगीर भाभा जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 3 जनवरी 1954 को। मुख्यालय की बात करते हैं तो मुख्यालय आपको मिल जाएगा मुंबई में और इसके वर्तमान में निदेशक हैं अजीत मोहंती। और अभी जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है उसमें इसका मुख्यालय ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और एक आप पॉइंट ध्यान रखेंगे कि हमारे देश में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके जनक माने जाते हैं होमी जहांगीर भाभा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्पेस प्रोग्राम के जनक कौन है, तो वो हमारे हैं विक्रम साराभाई। तो दोनों के बारे में आप ध्यान रखेंगे और दोनों में बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2021 से यूनाइटेड किंगडम ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार को लागू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये समझौता इन्होंने किया है वियतनाम देश के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब आपने हो सकता है कि न्यूज़ में अभी पढ़ा हो कि अब फाइनली यूनाइटेड किंगडम जो ब्रेक्सिट है उससे बाहर हो चुका है, यानी कि यूरोपियन यूनियन से अब आधिकारिक तौर पर यूनाइटेड किंगडम 31 दिसंबर 2020 से बाहर हो चुका है। और उसी के बाद में यहाँ पर समझौता किया गया है वियतनाम के साथ में। और इन्होंने ये टारगेट रखा है कि अगले 7 वर्षों में जो भी दोनों देशों के बीच में व्यापार होता है उसमें से 99% जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर से टैरिफ समाप्त कर दी जाएगी। तो ऐसा इनका प्लान है अगले 7 वर्षों में। वियतनाम की बात करते हैं तो राजधानी है हनोई में, पीएम यहाँ के हैं गुयेन जुआन फुक और मुद्रा यहाँ की है डोंग।
और आपको ध्यान रखना है कि यूनाइटेड किंगडम के जो पीएम हैं बोरिस जॉनसन, वो इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह पर हमारे देश के मुख्य अतिथि होंगे। और आपको ध्यान रखना है कि 2020 में हमारे मुख्य अतिथि थे जेयर बोल्सोनारो ब्राजील के, और 2019 में कौन थे उनका नाम आप नीचे कमेंट में बताएंगे। तो कम से कम 2 से 3 वर्षों का ध्यान रखना है अगर आप एनटीपीसी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और वियतनाम देश की बात करते हैं तो ये आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। ये इसकी लोकेशन है जो कि चीन के साथ, लाओस के साथ में, थाईलैंड के साथ में और कंबोडिया देश के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में निर्मित किस मिसाइल के निर्यात को मंजूरी दी? तो इस मिसाइल का नाम है आकाश। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो हमारे यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसके द्वारा इसके निर्यात को मंजूरी दी गई। इसके अलावा एक कमेटी भी गठित की गई है। कमेटी का मुख्य रूप से काम होगा कि जो इसका निर्यात है उसको तेजी लाने के लिए, यानी कि निर्यात तेजी से हो पाए, इसके लिए अपनी सलाह दे। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आकाश मिसाइल की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह हमारी एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि जमीन से हम लोग हवा में किसी टारगेट को हिट कर सकते हैं। और बात करें अगर इस मिसाइल की तो डीआरडीओ ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में मिलकर के इसको डेवलप किया है। रेंज इसकी कितनी है? तो रेंज इसकी है 25 किलोमीटर। अपने देश में कब से ये सेवा दे रहा है? तो 2014 में हमारी वायुसेना में शामिल हो गया था आकाश, और जो हमारी इंडियन आर्मी है उसमें 2015 में शामिल हुआ था आकाश मिसाइल। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि निर्यात को अब मंजूरी दे दी गई है। हाल ही में जानी मुलाग मेडल जीतने वाले विश्व के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने? तो ये पहले क्रिकेट खिलाड़ी बने हैं वर्तमान में भारतीय टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में 4 टेस्ट मैचों की सीरीज इस समय चल रही है, जिसमें से 2 टेस्ट आपके हो चुके हैं। पहला टेस्ट मैच हुआ था एडिलेड में। एडिलेड वाला जो टेस्ट था उसे जीत लिया था ऑस्ट्रेलिया ने, और जो दूसरा आपका टेस्ट मैच हुआ है मेलबोर्न में उसे जीता है हमारे देश भारत ने। और इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम के जो कप्तान हैं जिनका नाम है अजिंक्य रहाणे, इनके द्वारा सेंचुरी बनाई गई, और इस सेंचुरी की मदद से भारत ने 8 विकेट से इस मैच को जीता था। तो इसी में मैन ऑफ द मैच इन्हें दिया गया, और पहले से ये तय था कि जो भी यहाँ पर मैन ऑफ द मैच होगा उसे जानी मुलाग मेडल से सम्मानित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा अजिंक्य रहाणे को ये मेडल मिला है। और जानी मुलाग की बात करते हैं तो 1968 में, 1900 नहीं, ये आपका 1868 है। तो 1868 में ये ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे, और पहली बार जो ऑस्ट्रेलिया की टीम विदेशी दौरे पर गई थी उसके भी कप्तान थे जानी मुलाग। तो इन्हीं के सम्मान में यहाँ पर जानी मुलाग मेडल से पहली बार अजिंक्य रहाणे को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कुल कितने लोगों को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स फॉर सोशल जस्टिस से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 5 लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सामाजिक न्याय के क्षेत्र में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया जाता है। और अभी जो इसका अवार्ड समारोह था, यानी कि जो इसके पुरस्कार की इवेंट थी, उसको ऑर्गेनाइज किया हारमोनी फाउंडेशन ने। तो ध्यान रखिएगा पहली बार हारमोनी फाउंडेशन के द्वारा इसे आयोजित किया गया था। थीम इसकी रही सेलिब्रेटिंग कंपैशन इन टाइम्स ऑफ कोविड। क्या रहा? सेलिब्रेटिंग कंपैशन इन टाइम्स ऑफ कोविड। और इस दौरान केरल राज्य की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं के शैलजा जी, इनको पुरस्कृत किया गया। जो हमारे सेफ हैं विकास खन्ना, इनको पुरस्कार मिला। महाराष्ट्र के एक आईपीएस हैं संजय पांडे, इनको पुरस्कार मिला। डॉक्टर प्रदीप कुमार को मिला है। और यूएस के हैं डॉक्टर एंथोनी फॉसी, इनको ये पुरस्कार मिला है। तो ध्यान रखेंगे कुल मिलाकर के 5 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया, जिसका नाम है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स फॉर सोशल जस्टिस। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा 6ठे राष्ट्रीय डिजिटल अवार्ड्स 2020 का वितरण अभी किया गया है। तो पहली बार ये अवार्ड कब दिया गया था? तो ध्यान रखिएगा ये इसका था 6th एडिशन, और ये अवार्ड पहली बार दिया गया था 2010 में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इसके द्वारा अभी डिजिटल तरीके से इस इवेंट का आयोजन किया गया, यानी कि जो ये पुरस्कार समारोह था इसका आयोजन डिजिटल तरीके से किया गया। और इसमें हमारे भारत सरकार की जो डिजिटल प्रशासन के लिए 24 पहल हैं उसके लिए 7 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पहली बार हुआ था 2010 में। तो प्रत्येक 2 वर्षों पर ये पुरस्कार दिया जाता है। तो 2010 के बाद में 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18 और अब जाकर के 2020 में ये पुरस्कार दिया गया है। इस बार खास बात ये रही कि इसमें 2 नई कैटेगरी भी जोड़ी गई हैं। एक है इनोवेशन इन पैंडेमिक कैटेगरी और एक है एग्जाम्पलरी प्रोडक्ट कैटेगरी। तो आइए थोड़े से जो पुरस्कार यहाँ पर दिए गए हैं उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो भी हमारी कैटेगरी रही हैं उनमें 3 तरह के अवार्ड दिए गए। एक था प्लेटिनम आइकॉन, एक था गोल्ड आइकॉन और एक था सिल्वर आइकॉन। तो इनोवेशन इन पैंडेमिक की कैटेगरी में ई संजीवनी को मिला है, जो कि हमारा एक ऐप था। कोविड-19 सैंपल कलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम को पुरस्कार मिला है। और बिहार राज्य के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ की जो आपदा संपूर्ति पोर्टल है इसको मिला। और मध्य प्रदेश का जो प्रवासी श्रमिक और रोजगार सेतु पोर्टल था इसको पुरस्कृत किया गया है। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं एक्सलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस में, तो ये पुरस्कार मिला है ई कमेटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को मिला है गोल्ड आइकॉन पुरस्कार और डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर और डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज को सिल्वर आइकॉन पुरस्कार मिला है। एक कैटेगरी आप और ध्यान रखेंगे, एक्सलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए जो पुरस्कार दिया गया, तो प्लेटिनम पुरस्कार यहाँ पर मिला हरियाणा को, तमिलनाडु को मिला है गोल्ड और सिल्वर यहाँ पर मिला है उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल को। तो बस इतना आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान में भारत के पहले टेस्टेड तिहान सिस्टम को लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च कर दिया गया है आईआईटी हैदराबाद में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं जिनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक जी, तो इन्हीं के द्वारा वर्चुअल तरीके से आईआईटी हैदराबाद में भारत के पहले तिहान सिस्टम, जिसका नाम तिहान आईआईटी हैदराबाद भी है, इसको अभी लॉन्च किया गया है। अब ये सिस्टम है क्या? तो यह एक प्रकार का ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम है, यानी कि जो भी हमारे मानव रहित वायुयान होते हैं, मुख्य रूप से जो ड्रोन होते हैं, उनके लिए यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। और अगर हम लोग बात करते हैं इस सिस्टम की, तो हमारे यहाँ पर जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा NMIPS मिशन के अंतर्गत यह एक प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र है। कहाँ पर? आईआईटी हैदराबाद में। और वहीं पर तिहान सिस्टम को लॉन्च किया गया है। तो बस सिंपली आप ध्यान रखेंगे कि रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया आईआईटी हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, कैबिनेट की जो नियुक्ति समिति है इसने स्पेस आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसके कार्यकाल को विस्तार को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर मंजूरी मिली है के सिवन जी के, जो कि हमारे इसरो के वर्तमान में प्रमुख हैं। तो इन्हीं को अगले 1 वर्षों के लिए स्पेस आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो इनका कार्यकाल है उसको विस्तारित किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो 2 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर एक तो जो हमारा स्पेस आयोग है यानी कि स्पेस कमीशन है उसके अध्यक्ष के रूप में, और जो हमारे यहाँ पर अंतरिक्ष विभाग है यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, इसके अध्यक्ष के रूप में, इसके सचिव के रूप में इनका जो कार्यकाल है उसे 1 वर्षों के लिए विस्तारित कर दिया गया है। के सिवन जी इसरो के प्रमुख हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और 2020 में जो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स है इसके द्वारा वान कर्मन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार अभी मिला है विनोद कुमार यादव जी को। तो इनके बारे में आप सभी को पता होगा, हमारे रेलवे बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष और सीईओ हैं विनोद कुमार यादव जी। और हमारे भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए और इसको बेहतर बनाने के लिए इनको इमिनेंट इंजीनियर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अब पुरस्कार के बारे में आप ये भी जान लीजिएगा कि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष जो भी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले लोग होते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो अभी मिला है विनोद कुमार पांडे जी को। राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस भी हमारे यहाँ पर होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे विश्वेश्वरैया साहब थे उनके जन्म दिवस के अवसर पर 15 सितंबर को हम लोग राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस भी मनाते हैं।
कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हेमंत कुमार पांडे जी को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। सौरभ लोढ़ा जी की बात करते हैं तो यंग कैरियर अवार्ड इनको दिया गया है। अनिल सोनी जी की बात करते हैं तो WHO फाउंडेशन के पहले CEO बने हैं भारतीय मूल के अमेरिकी अनिल सोनी। तो इन सभी के नाम भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 1 जनवरी 2021 से GST नियमों में संशोधन के बाद कितने रुपए से अधिक मासिक टर्नओवर वाली फर्म को 1% GST कैश में जमा करना होगा, ऐसा प्रावधान किया गया। तो ये होगा 50 लाख रुपए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब इसका मतलब है क्या? तो अभी जो हमारे GST के रूल हैं इसमें एक संशोधन किया गया और इसमें रूल 86B को ऐड किया गया है। अब 86B में ये बताया गया कि मान लीजिए कोई कंपनी है, मान लीजिए आपकी ही कंपनी है और आपकी इस कंपनी का जो टर्नओवर है यानी कि जो आप टोटल लेन देन करते हैं एक महीने में, वह राशि 50 लाख रुपए से अधिक है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि आप जो GST जा करके जमा करते हैं उस GST का कम से कम 1% आपको कैश में जमा करना होगा। यानी कि अब आप इसको डिजिटल तरीके से नहीं जमा कर पाएंगे। मान लीजिए आपको 100 रुपये GST जमा करने हैं तो कम से कम 1 रुपये आपको नगद यहाँ पर जमा करने पड़ेंगे। ऐसा प्रावधान यहाँ पर अभी किया गया है और ये 1 जनवरी 2021 से लागू हो जाएगा। GST के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि इसका पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 101वें संविधान संशोधन के द्वारा 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ था और यह एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इस पर 2 प्रश्न ऑलरेडी अभी NTPC में पूछे गए हैं। तो कुछ हमारे जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं जैसे कि 100वें की बात करते हैं, 101वें की बात करते हैं, 102, 3, 4, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप चाहते हैं कि इनके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो ले आऊँ जिसमें हम लोग डिटेल में समझ लें कि किस प्रकार का बिल था, क्या संशोधन इसमें हुए हैं और कौन से महत्वपूर्ण प्रोविजन इसमें किए गए हैं, तो आप नीचे कमेंट में उसके बारे में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने स्पीड के नए विस्टाडोम कोचों का सफल परीक्षण किया है? तो यहाँ पर 180 किलोमीटर प्रति घंटे के नए विस्टाडोम कोचों का परीक्षण किया गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो विस्टाडोम कोच होते क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक विस्टाडोम कोच है। यहाँ पर जो इसमें खिड़कियाँ लगी होती हैं वह काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती हैं और इसमें जो छत भी होता है वह भी ट्रांसपेरेंट होता है। यानी कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी ट्रेन में बैठे हैं, इतनी पर्याप्त रोशनी आपको मिलेगी कि ऐसा आपको लगेगा कि आप कहीं खुले स्थान पर बैठे हैं। तो ये हमारे होते हैं विस्टाडोम। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि हमारी है चेन्नई में, उसके द्वारा अभी इन कोचों को डेवलप किया गया है। यानी कि ये जो आपके कोच हैं इन्हें डेवलप किया गया है और भारतीय रेलवे ने यहाँ पर इनका परीक्षण किया 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में। तो चलते चलते आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें जान लेते हैं। जापान ने अभी ये घोषणा की है कि 2023 तक हम लोग लकड़ी के बने हुए सैटेलाइट को डेवलप करेंगे। क्या करेंगे? लकड़ी से बने हुए सैटेलाइट को डेवलप करेंगे, ऐसी घोषणा की है जापान देश ने। हमारे जो वर्तमान में राज्य विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है बी मुरलीधर साहब, इन्होंने विदेशों में जो रहने वाले भारतीय होते हैं यानी कि जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं उनके लिए ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यानी कि इसके माध्यम से जो 3 करोड़ से ज़्यादा हमारे देश के लोग अन्य देशों में निवास करते हैं उनसे कनेक्ट हुआ जा सकेगा उनके परिवारजनों के द्वारा। तो ये भी आप याद रखेंगे। आइए अब कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं जो कि आपके BPSC में पूछे गए थे। पहला प्रश्न था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने हैं अभिनेता परेश रावल, यानी कि बाबू भैया नए अध्यक्ष बन गए हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के। डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को यहाँ पर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला था मेडिकल साइंसेज के फील्ड में। किसमें? मेडिकल साइंसेज के फील्ड में मिला था। MS धोनी की बात करते हैं तो इनके साथ में संन्यास लिया था सुरेश रैना ने। किसने? सुरेश रैना ने संन्यास लिया था। टाइम मैगजीन के जो 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची आई इसमें शामिल थे अभिनेता आयुष्मान खुराना। कौन थे? आयुष्मान खुराना इसमें शामिल थे। और इसके अलावा जो हमारे शाहीन बाग की दादी थी यानी कि बिल्किस बानो जी, उनको भी यहाँ पर शामिल किया गया था। और भारत में कुल मिलाकर के 8 तटों को यहाँ पर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो इस प्रकार से हमारे देश में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वाले तटों की संख्या हो गई है 9। सबसे पहला तट था उड़ीसा का चंद्रभागा बीच। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे जहाँ पे अभी कोणार्क फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया है। तो इस प्रकार से ये रहे इन प्रश्नों के उत्तर।
आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, इनमें से किस कंपनी के द्वारा आईसीजी के लिए 5 अपतटीय गश्ती पोत का निर्माण किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा यह भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगर किसी प्रश्न में कोई डाउट होता है तो वह भी आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।